आइए बच्चों, ये लेक्चर नंबर 7 रहेगा प्रोबेबिलिटी का। इसमें कुछ इम्पोर्टेंस न्यूमेरिकल्स है। जो लेक्चर नंबर 6 में मैंने जो फार्मूले आप लोगों को बताए थे, तो उसी के आधार पे यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स है, वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल्स मैंने वहाँ पे सॉल्व करा के दिया था, ये न्यूमेरिकल्स नंबर 2 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है। 2 कार्ड्स ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शेप्ड पैक ऑफ 52, राइट? Playing cards, 52 playing cards. Find that the 2 cards drawn from a pair of the king and queen of the same suit. क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या, निकालना क्या है। क्वेश्चन में आपको दिया है कि 2 कार्ड्स आपको निकालना है। 52 प्लेइंग कार्ड में से 2 कार्ड्स को आपको रैंडमली निकालना है। ओके, फाइंड दैट द 2 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम अ पेयर ऑफ द किंग एंड क्वीन ऑफ द सेम सूट। ये आपका इवेंट है। तो सबसे पहले ये जो चीज है मैंने बोली थी, मतलब 2 कार्ड्स को आपको रैंडमली 52 कार्ड में से निकालना है, इसके बारे में पहले सोचते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। कितने कार्ड्स निकालने? 2 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम 52। तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 52 C2 वेज, है ना? इतना कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस इक्वल्स टू 52 C2 वेज। तो 52 C2 वेव्स को आपको अभी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा। तो ये कितना आता है देख लो। 52 C2 वेज मतलब 52 फैक्टोरियल अपॉन क्या बनेगा, यहाँ पे इधर लिख लेता हूँ 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये r की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। तो ये क्या बनेगा? 52 माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस r। अभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 50 फैक्टोरियल। ये 50 फैक्टोरियल कट गए, 2 और ये 26 यहाँ पे आ गए। तो हमको क्या मिला? 26 इंटू 51 मिला। इसको सॉल्व नहीं करना, इसको वैसे के वैसे रख देना। ये आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एन ऑफ एस, राइट ना? तो 26 इंटू 51, तो ये 52 C2 वेज थे सैंपल स्पेस में लिखे हुए, इसको हमने सॉल्व किया तो 26 इंटू 51 हम नंबर ऑफ एस मिला है। ओके, आइए इवेंट की तरफ बढ़ते। ओके, इवेंट क्या बोलते हैं? फाइंड दैट 2 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम अ पेयर ऑफ द किंग एंड क्वीन ऑफ द सेम सूट। मतलब हमको 2 कार्ड्स निकालना है। इवेंट क्या बोलता है? 2 कार्ड्स फ्रॉम अ पेयर ऑफ द किंग एंड क्वीन ऑफ द सेम सूट। तो आपको 2 कार्ड्स निकालना है, मतलब पेयर वाले का, पेयरिंग ऑफ द किंग एंड क्वीन के। तो आपको क्या मिलेगा? कितनी पॉसिबिलिटी मिलेगी इवेंट डे में? 2 कार्ड्स निकालोगे तो कितनी होगी? मतलब किंग हो सकता है, किंग और क्वीन हो सकता है, क्वीन या किंग हो सकता है, या क्वीन किंग हो गया। तो ऐसे 4 पेयर्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इवेंट से में कि 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। कितनी? आप इसको अच्छे से समझो। 2 कार्ड्स फ्रॉम अ पेयर ऑफ द किंग एंड क्वींस ऑफ द सेम सूट। अगर आप उसमें से 2 कार्ड्स निकालोगे तो आपको कितनी पेयर्स मिलेगी? तो 4 पेयर्स मिलेगी, राइट ना? तो के मतलब किंग किंग ऐसे, और क्वीन किंग, किंग और क्वीन, क्वीन और किंग, ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज मिलेगी। तो ये क्या बन जाएगी? 4 पॉसिबिलिटीज। तो एन ऑफ ए क्या बन जाएगा? 4। तो देन पी ऑफ ए क्या बनेगा? क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? फाइंड दैट द 2 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम द किंग क्वीन ऑफ द सेम सूट, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 4। एन ऑफ एस की वैल्यू हमने कितनी निकली? 26 इंटू 51। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, मतलब ये 2 का डिवाइडेशन होता है तो यहाँ पे क्या आएगा? 13। तो 2/13 इंटू 51, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 663 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है बच्चों, 2/663। इस प्रकार ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते। आइए दूसरा न्यूमेरिकल्स करते। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को हम अंडरस्टैंड कर देते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बहुत सारा मतलब नॉलेज छुपा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अ रूम हैज़ 3 इलेक्ट्रिक लैम्प्स, मतलब एक रूम में 3 लैम्प्स लगते हैं। ओके, तो फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ 15 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ विच 10 आर गुड। मतलब हमारे पास 15 लैम्प्स का कलेक्शन है, और उस 15 में से 10 जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स है वो अच्छे हैं, गुड का मतलब वो चलते हैं।
मतलब 5 जो बल्ब्स होंगे वो बैड होंगे, मतलब वो अच्छे नहीं होंगे। कंडीशन को अच्छे से समझो। देखो क्या बोल रहा है, रूम हैज़ 3 इलेक्ट्रिक लैंप्स, एक रूम में 3 लैंप लगते हैं। फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ 15 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ विच 10 आर गुड, उसमें से 10 अच्छे हैं। 15 में से 15 इलेक्ट्रिक बल्ब्स वहाँ पे है, उसमें से 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स अच्छे हैं, मतलब 5 अच्छे नहीं होंगे, राइट ना। हमने यहाँ से सोच लिया। 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम एंड पुट इन द लैम्प्स, हमने क्या कर दिए कि उसमें से वो 15 में से ये 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, ये किस में से हो गए 15 में से, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक बल्ब कितने 15 है, 15 में से 3 निकालना है। अभी उसमें अच्छे वाले भी हो सकते हैं, बुरे वाले भी हो सकते हैं, लेकिन बुरे वाले 5 होंगे, अच्छे मतलब जो चलने वाले वो 10 है, तो हमने 3 15 में से निकाल लिए। तो क्या हो जाएगा, रैंडम एट पुट इन द लैम्प्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूम इज लाइटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द बल्ब। तो हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि कम से कम एटलीस्ट 1 बल्ब हम निकालेंगे, तो उसकी वजह से वहाँ पे रूम में कितनी लाइटनिंग होगी, या मतलब ये हमको समझना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द रूम इज लाइटेड, वो रूम लाइटनेड होंगी बाय एटलीस्ट वन ऑफ द बल्ब। तो एक बल्ब के कारण वो लाइटनेड होगी, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या चांसेस होंगे, ये हमको समझना है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने पहले सबसे पहले कि 3 बल्ब्स फ्रॉम 15 बल्ब्स, मतलब 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड रैंडमिकली फ्रॉम 15 बल्ब्स, तो उसका वेज कितना होगा 15C3 वेज होंगे, राइट ना। मतलब 15 में से 3 निकला, ये कॉम्बिनेशन होगा उसका। तो सैंपल स्पेस क्या होगा 15C3 बेस 15C3, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 7 × 13 आता। तो इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करा के देता हूँ कैसे आता। तो 15C3 मतलब 15 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे बनेगा 3 फैक्टोरियल, 15 में से 3 गए 12 फैक्टोरियल, राइट ना। अभी 15 को मैं कहाँ तक की लिखूंगा 12 तक के लिए, कैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बनेगा 15 × 14 × 13 × 12 फैक्टोरियल, क्लियर। 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 3 × 2 इंटू ये क्या बन जाएगा 12 फैक्टोरियल एज इट इज, ये 12 फैक्टोरियल कट गया। अभी यहाँ पे क्या बचा बच्चों 3 और ये 5 और ये 2 और ये 7, मतलब 5 × 7 × 13। इसको आपको सॉल्व करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, एज इट इज ऐसा भी लिख सकते। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने में 5 × 7 × 13 मिला, ओके। ये इसको रफ कर देते हैं। आगे बढ़ते बच्चों, अभी क्या है, अभी हमको क्या निकालना है, ये सैंपल स्पेस तो हमने निकाल लिया। हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूम इज लाइटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द बल्ब्स। तो हमको ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके ये सॉल्व करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी क्योंकि इसमें कैसा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले भी बताया था कि कुछ इवेंट्स हो रहा है और कुछ इवेंट्स नहीं हो रहा है, इक्वल्स टू दोनों के मतलब एडिशन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1 हो रही है। यहाँ पे कुछ बल्ब अच्छे हैं और कुछ बल्ब्स मतलब बैड्स है, मतलब अच्छे नहीं है, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। मतलब हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या पूछे, प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूम इज लाइटेड, वो रूम को लाइटेड करने के लिए एटलीस्ट वन ऑफ द बल्ब्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ मैंने प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ द बल्ब्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बल्ब्स, मतलब नो लाइट इन द रूम, क्योंकि इसके वजह से कितनी लाइट रूम होगी और ये क्या होगा कि नो लाइट इन द रूम, ये भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखो ये फार्मूला मैंने बनाया हुआ है और ये फार्मूला मैंने एज इट इज इसके पहले लेक्चर में मैंने बता दिया। पी एटलीस्ट वन ऑफ द बल्ब्स प्लस पी नो बल्ब्स, मतलब देयर इज नो लाइट इन द रूम, इक्वल्स टू क्या बनेगा 1। तो ये क्या बनेगा पी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द बल्ब्स के लिए मैंने पी ऑफ ए का यूज़ किया है, प्लस नो बल्ब्स के लिए पी ए डैश इक्वल्स टू 1। तो पी ऑफ ए इक्वल्स टू निकालना है हमको, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूम इज लाइटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द बल्ब, इसके लिए निकालना है, मतलब पी ऑफ ए के लिए तो 1 माइनस पी ऑफ ए डैश हो गया। लेकिन बच्चों ये डैश है क्या, इसको हम कंसिडर कर लेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। ए डैश मतलब देयर इज नो लाइट, ये इवेंट है। इवेंट देखो, इवेंट को हम समझते हैं कि ए डैश मतलब देयर इज नो लाइट। ए डैश किसके लिए यूज़ किया, देयर इज नो लाइट, मतलब इट इज़ पॉसिबल व्हेन इफ 3 बल्ब्स फ्रॉम 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5। अभी देखो बच्चों इसको कैसे समझना है, उस रूम में मतलब लाइट नहीं होगी, ये भी हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ए डैश उसके लिए हमने यूज़ किया देयर इज नो लाइट, ओके ना।
तो अभी इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब लाइट न होने की पॉसिबिलिटी क्या है। हमने पहले देखा था कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक बल्ब कितने थे 15, उसमें से 10 कैसे थे, अच्छे थे। मतलब 10 माइनस 15 करें तो बुरे बल्ब कितने आ गए 5, मतलब नॉट गुड बल्ब, मतलब बैड बल्ब कितने थे 5 अगर हो और हमको ये पता है कि वो रूम को चलाने के लिए कितने लाइट चाहिए 3, तो हमने 5 में से 3 निकालना पड़ेगा। अभी क्या होगा 5 में से क्या निकालना पड़ेगा, 3 बल्ब निकालना पड़ेगा, तो वो ए डैश बनेगा, तो वो इवेंट्स ए डैश हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि मतलब पॉसिबल इफ 3 बल्ब फ्रॉम 10 माइनस 5, मतलब 5 में से हम 3 बल्ब निकालेंगे, ए डैश क्या बनेगा 5C3 बनेगा। इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मेंशन की, तभी एक बार बता देता हूँ। ए डैश का यूज़ क्या होता है, देयर इज़ नो लाइट, मतलब लाइट नहीं रहेगी, मतलब बल्ब कौन से होंगे, बैड बल्ब्स होने के लिए हमको क्या है, बैड बल्ब्स कितने थे, तो 15 टोटल बल्ब्स थे, उसमें से 10 अच्छे थे, 5 बैड बल्ब्स थे, 5 बैड बल्ब्स थे, तो उसकी मतलब उसमें से हमको कितना निकालना है 3, तो 5C3 ये डैश हो जाएगा, राइट ना। तो ए डैश इक्वल टू 5C3, तो नंबर ऑफ ए डैश कितना होगा 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ बच्चों, ये कितना बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये क्या बनेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2, मतलब 2, ये 3 गेट कैंसल और ये कटेगा, तो 5 इंटू 10 2 कितना बनेगा 10 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए डैश कितना लिखा है बच्चों 10 फैक्टोरियल। ये तो ये इतना सिंपल है। तो अभी पी ऑफ ए डैश क्या बनेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। जब हमको ए डैश पता चला तो उसके आधार पे हमें नंबर ऑफ इवेंट्स भी पता करें कि 10 हो गया। अभी उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होगी, एन ऑफ ए डैश अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए डैश कितना है 10, एन ऑफ एस कितना होता है, ये देखो 5 इंटू 7 इंटू 13। इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 × 5 5 2 10, तो हमको क्या मिलेगा, ऊपर में 2 मिलेगा बच्चों, और 13 7 91 होता है, तो 2/91 पी ऑफ ए डैश मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अभी इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या ये है, हमको पी ऑफ ए निकालना है, इक्वल्स टू 1 एज इट इज माइनस पी ऑफ ए डैश की वैल्यू क्या होगी 2/91 हुई। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे 91 इधर चला जाएगा, 91 माइनस 2 क्या बनेगा 89 डिवाइडेड बाय 91। ये आपका आंसर रहेगा। मतलब द प्रोबेबिलिटी दैट द रूम इज लाइटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द बल्ब इक्वल्स टू कितना आएगा 89/91। ओके बच्चों, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये डी मॉर्गन लॉ के ऊपर आधारित क्वेश्चन है ये। तो देखो इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी दी है पी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2 एंड पी ऑफ बी इवेंट्स की भी प्रोबेबिलिटी दी है 1/3 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 7/12। आपको ये तीनों चीज़ें दी है, मतलब ये इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी दी है, बी इवेंट्स की दी है, और ये इंटरसेक्शन बी भी दिया आपको 7/12। और आपको पूछा क्या, फाइंड प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो डी मॉर्गन लॉ का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले जो गिवन है वो एज इट इज लिख लेना। पी ऑफ ए क्या दिया है 1/2, पी ऑफ बी कितना दिया है 1/3, और पी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी कितना दिया 7/12। ओके, तो बाय यूजिंग डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है, आपको निकालना क्या है, ये डैश, ये मतलब ये डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये आपका डी मॉर्गन लॉ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू ये यूनियन बी होल ब्रैकेट डैश, ऐसा होता है। इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये डैश एंड बी डैश इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इन ब्रैकेट ये यूनियन बी डैश। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, तो पी ऑफ ए यूनियन बी डैश मतलब क्या होगा, मतलब इसको कंसिडर करो ये पूरी टर्म को ए डैश, पी ऑफ ए डैश। तो पी ऑफ ए डैश का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस पी ऑफ ए होगा। जब आपने इसको ए कंसिडर किया तो पी ऑफ ए डैश क्या हो जाएगा, तो पी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ए होगा। तो इसको मैंने ऐसा लिखा हुआ है 1 माइनस, और ये पी ऑफ ए क्या बन जाएगा, ये यूनियन बी बनेगा। क्लियर, ये यहाँ पे ध्यान रखना कैसे लिखा है। पी ऑफ ये यूनियन बी डैश का मतलब क्या होता है 1 माइनस पी ऑफ ये यूनियन बी होता है। तो ये देखो बच्चों, इसका यूज किया मैंने, इसको मैंने ए कंसिडर किया, ए डैश पी ऑफ ए डैश हुआ, तो 1 माइनस पी ऑफ ए, ये फार्मूला होता है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी में मैंने ये फार्मूला बताया।
तो इसी का यूज़ करके मैंने ये लिखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना। तो अभी मुझे ये पी ऑफ ए यूनियन बी सॉल्व करना। तो बाय एडिशन थ्योरम हमको ये बताता है कि पी ऑफ ए यूनियन बी मतलब पी ऑफ ए इवेंट प्लस पी ऑफ बी इवेंट्स माइनस दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। क्लियर। तो पी ऑफ ए इवेंट क्या है, पी ऑफ ए इवेंट हमको दिया 1/2, पी ऑफ बी इवेंट कितना है 1/3 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 7/12। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पुट कर दी, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 7/12। अभी इसका एलसीएम लिया तो ये 12 नीचे आ गया, तो 12 ऊपर चला जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाय 12 कितना बनेगा 6। यहाँ पे भी 12 आ जाएगा तो 3 डिवाइडेड बाय 12 क्या बनेगा 4। यहाँ पे भी 12 आ जाएगा तो 12 गेट कैंसिल 7 बचेगा, मतलब 6 + 4 - 7 डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1/4 मिलेगा। क्या मिलेगा 1/4, क्योंकि तो ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। ये क्या बनेगा इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगा तो ये हमको कहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पे पुट करना है, राइट ना, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पी ऑफ ए डैश एन इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू 1 माइनस ये जो वैल्यू ये वाली 1/4 यहाँ पे लिखी, तो ये 1 - 1/4 इसके जगह हमने क्या पुट कर दिया 1/4। तो हमको क्या मिला 3/4। तो ये वाला बच्चों हमारा आंसर है। ओके, तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों लास्ट एग्जांपल हम समझते हैं, एग्जांपल नंबर 5। इफ पी ऑफ ए इक्वल्स टू 3/10, पी ऑफ बी इक्वल्स टू 39/15 और पी ऑफ ए पी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 4/25 ये आपको दिया है और पूछा है। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको पूछे। पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ये डैश इंटरसेक्शन बी डैश और दूसरा पूछे पी प्रोबेबिलिटी ए डैश यूनियन बी डैश। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते थे जान लेते हैं। तो गिवन में जो चीज़ है वो पहले लिख लो। पी ऑफ ए इक्वल्स टू 3/10, पी ऑफ बी इक्वल्स टू 39/50, पी ऑफ ए यूनियन बी 4/25 आपको दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन सब अटेम्प्ट करते। पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ये निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि कौन सा लॉ यूज करना है, डी मुर्गन लॉ यूज करना है। डी मुर्गन लॉ क्या बोलते हैं कि ये इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू क्या होगा इन ब्रैकेट ये यूनियन बी डैश हो जाएगा। इसको हमने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों तरफ देखो पी लगा दिया, तो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू पी ऑफ ये यूनियन बी डैश बन जाएगा। और इसके पहले भी हमने ऐसा एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। तो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू, इसको मैंने कैसे लिखा है पी ऑफ ए कंसिडर करके 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ए लिखा हुआ है। तो इसके पहले जो फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था, मतलब पी ऑफ ए यूनियन बी डैश को आप कैसा लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ये यूनियन बी लिख सकते हो। ये ध्यान में रखना ये कैसे लिखना है, तो इसकी वैल्यू ये होती है, राइट ना। तो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ये पी ऑफ ए यूनियन बी को निकालेंगे। पी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी की माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। पी ऑफ ए दिया है आपको 3/10, ये 3/10 है। ये दिया है आपको 3/10 प्लस 13/50 39 है। ये कितना दिया है 39/50 दिया है माइनस 4/25, ये आपको दिख नहीं रहा होगा 4 माइनस 4/25। अभी इसका एलसीएम निकालो, बड़ा नंबर 50 है तो यहाँ पे मैंने 50 निकाला हुआ है। ओके, तो यहाँ से हमको देखना है। तो ये देखो 50 है, 50 इसका मैंने डिनोमिनेटर में लिख लिया। अभी यहाँ पे 50 आएगा, ऊपर 50 आएगा तो 10 50 से कटेगा तो 5 आएगा, 5 × 3 15, देखो 15 आ गया। इधर में आएंगे 50 ऊपर लिखोगे तो 50 और 50 कटेगा तो 39 यहाँ पे बचेगा, राइट ना। तो ये 39 है, तो ये प्लस है, ये प्लस 39 है। ओके, तो इसके बाद क्या करोगे 50 ऊपर आएगा तो 25 से 50 कटेगा तो 2 आएगा, 2 और 4 क्या बन जाएगा 8 होगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 46/50 मिलेगा। क्या मिलेगा 46/50। तो ये वाली जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर कहाँ पे पुट करना है आप लोगों को, यहाँ पे। तो आपको क्या मिलेगा ये जो वैल्यू है कौन सी ये वाली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू 1 माइनस और ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे पुट करोगे तो 46/50। तो 50 इधर 46 आपको क्या मिलेगा 4/50। 4/50 का आप आंसर कितना लिख सकते हैं 2/25 भी लिख सकते हैं।
या इसको 0.08 भी लिख सकते हैं, लेकिन उत्तर लिखने की जरूरत नहीं, 2/25 आप लिख सकते हैं। ओके, यह है इस क्वेश्चन का आंसर। अभी आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन पी ए डैश यूनियन बी डैश। तो देखो डी मुर्गन लॉ, ये कौन सा होता है, डी मुर्गन लॉ का यूज किया हमने, डी मुर्गन लॉ के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये इसको हमने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया सबसे पहले, तो क्या बन गया, पी इंटरसेक्शन यूनियन बी डैश, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको हमने ये कंसिडर किया तो पी ऑफ ए डैश मतलब 1 माइनस पी ऑफ ए, तो इसको हमने ऐसा लिखा है। तो 1 एज इट इज, पी ऑफ इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, ये देखो यहाँ पे दी है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 4/25, तो आपको पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इसके ये डैश यूनियन बी डैश इक्वल्स टू 25 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 25, 25 में से 4 गया 21, ये 21/25 आपका लास्ट आंसर है। तो ये बच्चों क्वेश्चन थे, इस मतलब जो फार्मूले मैंने दिए थे उसी के आधार पे सारे न्यूमेरिकल्स मैंने करा के दी है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझे होंगे, और आप लोग और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, आज मैं यहीं पे रोक देता हूँ बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच।